एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कितनी बेरहमी से वांग जी विंग का दिल तोड़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग के हाथों में वो डिवोर्स पेपर होता है जो कि बड़ा ही बेरहम होता है, और उससे भी ज्यादा बेरहम है वो इंसान जिसने उसे ये दिया है। विंग को अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसकी दिल की धड़कनें जैसी रुक सी गई है, उसके अंदर का सब कुछ मर गया है। कुछ दिनों पहले की तो बात है, वांग जी उसके साथ कितने अच्छे थे, वो उससे हंस के बात कर रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी किस्मत में प्यार है, उसे उसका प्यार मिल गया, उसके पास भी कोई अपना है, उसका खुद का एक परिवार है। अब वो बहुत खुश रहने लगा था। लेकिन अचानक ही विंग का सब कुछ बदल गया। एक झटके में उसकी पूरी दुनिया उसके सामने उजड़ गई। वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहा है। ये सब बदले के लिए था। वांग जी की ये ठंडे शब्द विंग के कानों में गूंज रहे हैं और विंग को ये अंदर से पूरी तरीके से तोड़ रहा है, मार रहा है। वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहा है। वो उस पेपर को एक बार फिर से देखता है और दौड़ के वांग जी के रूम में चला जाता है। वांग जी अपने बेड पे बैठे होते हैं, उनके हाथ में वाइन का गिलास होता है। वो अपनी वाइन को एंजॉय कर रहे होते हैं। विंग दौड़ के ही वांग जी के पास जाता है। उसकी आंखें पूरी रेड हो गई होती है, अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह ही रहे होते हैं। वो वांग जी के हाथ से वाइन का गिलास लेके नीचे रखता है और बोलता है, वांग जी, मुझे पता है आप मुझसे मजाक कर रहे हो ना, ये सब मजाक है, मैं जानता हूँ। कह दो ना ये झूठ है, ये सच नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है ये सब मजाक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने देखा है, मैं खुद देखा है। आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। नहीं वांग जी, प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसा मजाक मत करो। मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज वांग जी बोलो ये झूठ है, ये मजाक है, आप मेरे साथ गंदा मजाक कर रहे हो, है ना? आप मुझे परेशान करना चाहते हो। मैं हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया। प्लीज अब इस मजाक को ओवर कर दो। प्लीज वांग जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। वांग जी विंग की ऐसी हालत देख के स्माइल करते हैं। वो विंग से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। विंग को वांग जी का पैर टच भी होता है। विंग इससे नीचे गिर जाता है। वांग जी विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग, क्या तुम इतने बेवकूफ हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सच में? क्या तुम सच में नहीं देख पाए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तो तुम्हें स्मार्ट लड़का समझा था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े डम निकले। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैंने ये शादी बदले के लिए की है? मैंने कई बार इस बात का मेंशन किया है विंग, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। क्यों विंग, क्यों? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? विंग अपने आप को संभालता है। वो नीचे चल के वांग जी के पास आता है और बोलता है, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हो। प्लीज वांग जी बोल दो ये झूठ है, प्लीज। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बिना। वांग जी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए जब तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया था। सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। उस तड़प को तुम अब महसूस करोगे। अब तुम्हें पता चलेगा कितना हर्ट होता है, कितना पेन होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विंग, तुम जियो या मरो, क्योंकि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं है। तुम्हारे होने या ना होने से मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हें बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आज मैंने तुम्हें पूरी तरीके से आजाद कर दिया। अब तुम्हें जो करना है, जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, और अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर भी सकते हो। शायद इससे तुम्हारे किए गए गुनाहों की तुम्हें माफी मिल जाए। शायद मेरा भाई तुम्हें माफ कर दे। वांग जी के ये सारे शब्द विंग को और भी मार रहे होते हैं। अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। वो वांग जी की बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा है।
वो यकीन करना ही नहीं चाहता है, वो नहीं विश्वास करना चाहता कि ये सब बदला था। वो उठ के खड़ा होता है, वो वांग जी के सामने आता है। वांग जी उसे देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो और इसे अपने दिमाग में अच्छी तरीके से उतार लो, फिक्स कर लो, भूलना मत। अब से तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैंने जिस वजह से तुमसे शादी की थी, मेरी वो वजह खत्म हो गई। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे और मेरे घर से इतने दूर चले जाओ कि कभी भूले से भी मेरी नजरों के सामने आना मत, क्योंकि मैं तुम्हें अब दोबारा देखना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ विंग, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर दे दिया है, अब तुम उसे साइन करो और यहाँ से चले जाओ। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन अब वो सुन पड़ गया होता है। वो एकटक करके वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो तुम्हारी ये हालत देख के मैं तुम पे एक एहसान करता हूँ। आज नाइट के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो। रात बहुत हो गई है, अब मैं इतना भी बेरहम नहीं कि तुम्हें आधी रात को अपने घर से निकालूं। तुम सुबह आराम से चले जाना, और अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। आफ्टर ऑल इतने दिनों के लिए तुम मेरे हस्बैंड बने थे, तो इतना एहसान तो मैं तुम पे कर ही सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम्हारे लिए अकेले लाइफ सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ को सरवाइव कराने के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ, जिससे तुम अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी लोगे। लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि फिर कभी दोबारा अपना ये चेहरा मेरे सामने लेके नहीं आओगे, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। बहुत मुश्किलों से आज मुझे छुटकारा मिला है। आज जाके मेरा बदला पूरा हुआ है। आज मैं अपने भाई से नजरें मिलाने के काबिल हुआ हूँ। आज का दिन मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो प्लीज मेरी इस खुशी के अंदर तुम इंटरफेयर मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे सेलिब्रेट करने दो। विंग अब वांग जी के पास आता है और बोलता है, इसका मतलब इतने दिनों से जो आप मेरे साथ अच्छे थे, वो सिर्फ बदले के लिए था। आपको मेरी फिक्र नहीं थी। आप सच में मुझे प्यार नहीं करते। आपने ये सब कुछ सिर्फ बदले के लिए किया। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ, मैंने सब कुछ बदले के लिए किया, डे 1 से। और कुछ? विंग अब कुछ नहीं बोलता है, वो एक कदम अब पीछे ले लेता है। वांग जी अब फिर से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। गेट लॉस्ट। विंग वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलता। वो बुत बने खड़ा हो जाता है और वो वांग जी को ही देख रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो एकदम सुन्न पड़ गया होता है। वांग जी को ये देख के अब गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही आगे आते हैं, उसके बाइसेप को पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए अपने रूम से बाहर फेंक देते हैं और उसके मुंह पे ही डोर ऑफ कर देते हैं। विंग उस डोर को ही देखने लगता है। कितना खुश था विंग आज के लिए उसने क्या क्या नहीं सोचा था। उसके दिल में जो उम्मीद जागी थी, उसे लगने लगा था कि उसे उसका प्यार मिल गया। अब वो भी अपनी हैप्पीली मैरिज लाइफ बिताएगा, वांग जी के साथ एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन एक झटके में ही विंग का सब कुछ उसके आंखों के सामने बर्बाद हो गया, उजड़ गया। उसकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई और एक बार फिर से विंग पूरी तरीके से अकेला हो गया। अब तो उसका कोई भी नहीं रहा। घर तो वो पहले ही छोड़ चुका था और अब वांग जी ने उसे छोड़ दिया। अब विंग के पास कोई भी नहीं जिसे वो अपना कह सके। वो बस उम्मीद से उस दरवाजे को ही देख रहा है कि काश ही दरवाजा खुल जाए और वांग जी आके बोले कि ये सब मजाक था, वो उससे मजाक कर रहे थे। बस वो यही उम्मीद में उस दरवाजे को देख रहा है। वो काफी देर तक वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। वांग जी वहाँ से नहीं आते हैं। उसके पैर अब पूरी तरीके से सुन पड़ गए हैं। उसके अंदर अब जान बची ही नहीं है। वो पूरी तरीके से मर चुका है। वो एक सिर्फ जिंदा लाश है जो कुछ सांसें ले रहा है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 10 बजे हैं। विंग अपने फर्श पे बैठा है बेड से लग के। उसने अपने दोनों पैरों को कडल कर लिया है। वो पूरी रात नहीं सोया है। उसके हाथ में अभी भी वो डिवोर्स पेपर है। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो अभी ठीक से सांस भी नहीं ले रहा है, बस एक जिंदा लाश की तरह चुपचाप बैठा है। तभी उसे लैनी की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत गुस्से में
वांग जी का नाम लेके चिल्ला रही होती है। लैनी की आवाज सुन के विंग होश में आता है। लैनी जो कि लॉन में होती है और वो वांग जी का नाम लेके ही जोर जोर से चिल्ला रही होती है, वांग जी कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। विंग अब उठने की कोशिश करता है, वो उठ भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए उठ के खड़ा होता है। वो अपने रूम से बाहर निकलता है। लैनी वांग जी के रूम की तरफ ही जा रही होती है जब तक विंग उनके सामने आ जाता है। लैनी विंग की ऐसी हालत देखती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। वो विंग का फेस होल्ड करती है और बोलती है, विंग विंग बेटी ये सब क्या है, ये मैं क्या सुन रही हूँ, वांग जी तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, लेकिन क्यों, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है। विंग कुछ बोल ही नहीं पाता है। अब वो फिर से रोने लगता है, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता। वो लैनी को हक कर लेता है और फूट फूट के रोता है। लैनी इससे बहुत घबरा जाती है। वो विंग के बैग को रब करती है और बोलती है, विंग बेटे क्या हुआ है, मुझे बताओ, ये सब क्या चल रहा है। विंग कुछ बोल ही नहीं पाता, सिर्फ रोता है। लैनी उसे खुद से अलग करती है और बोलती है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ बेटे, क्या ये सच है कि वांग जी तुम्हें डिवोर्स दे रहा है। विंग हाँ में सर हिलाता है। लैनी ये सुन के बहुत शॉक्ड और वो बहुत गुस्से में भी आ जाती है। वो विंग के आंसू को साफ करती है और बोलती है, नहीं बेटे रोते नहीं, तुम बिल्कुल मत रो, मैं देखती हूँ वो ऐसा कैसे करता है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे सोचने की भी, वो खुद को समझता क्या है। आज मैं उसे बताऊंगी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। शादी कोई मजाक थोड़ी ना है, जब चाह जब कर लिया, जब चाह जब छोड़ दिया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बेटे। वो इतना बोल के विंग का फेस छोड़ देती है और वांग जी के रूम की तरफ जाने लगती है। विंग लैनी का हाथ पकड़ लेता है। लैनी विंग को देखती है। विंग नाम में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं मॉम कोई फायदा नहीं, प्लीज अब वांग जी को कुछ मत बोलो। लैनी ये सुन के बहुत हैरान होती है और बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो विंग, तुम्हें पता भी है वो तुम्हें डिवोर्स देने की बात कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम दोनों की शादी हुई है, शादी कोई मजाक नहीं होता, मैं वांग जी को ऐसा नहीं करने दूंगी, वो तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आखिर रीजन क्या है। मैंने सोचा था कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, मुझे लगा था अब तुम दोनों की अच्छी मैरिज लाइफ स्टार्ट होगी, लेकिन ये नहीं विंग, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। आज वांग जी को मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे, आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है, क्यों मजाक बना रहा है शादी के रिश्ते का। विंग अब लैनी का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, नहीं मॉम इस सब कोई फायदा नहीं, आप वांग जी से कुछ नहीं बोलेंगे, वो जो चाहते हैं वही होगा। ये सुन के लैनी बहुत शॉक्ड होती है और बोलती है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो। विंग अपने आंसू को वाइप करता और बोलता है, हाँ मॉम वांग जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ, आप उन्हें कुछ नहीं बोलेंगी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैं गुनहगार हूँ, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। लैनी ये सुन के बहुत हैरान होती है और बोलती है, गुनाह, कैसा गुनाह विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विंग मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है, वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है, प्लीज विंग आज मुझे सारा सच जानना है, आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। विंग हाँ में सर हिलाता और बोलता है, हाँ मॉम आज मैं आपको सारा सच बताऊंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप वांग जी को कुछ नहीं बोलेंगी। लैनी हैरानी से विंग को देखने लगती है। विंग अब लैनी का हाथ छोड़ देता है, वो अपना फेस मोड़ लेता और बोलता है, मॉम मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने आपके दूसरे बेटे जिंगू की जान ली है, आपका छोटा बेटा जिंगू अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुन के लैनी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उससे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं होता और वो बोलती है, क्या। विंग अब लैनी की तरफ देखता है, वो अपना सर नीचे झुकाता है और बोलता है, हाँ मॉम मैं आपके छोटे बेटे जिंगू का कातिल हूँ, मेरी वजह से आज जिंगू इस दुनिया में नहीं है, वो आप सबको छोड़ के जा चुका है और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और इसी वजह से वांग जी ये सब कुछ कर रहे हैं, वो मुझसे अपने भाई का मौत का बदला ले रहा है, जिंगू को मौत का बदला। लैनी अब पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो बहुत टूट भी जाती है। उनका बेटा जिंगू अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। वो अब आगे जाती है, वो विंग के शोल्डर को पकड़ लेती है और बोलती है, विंग ये क्या बकवास है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, मेरा बेटा जिंगू नहीं, कह दो ये झूठ है, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है।
विंग की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं और बोलता है, नहीं मॉम, यही सच है। आज मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। मैं जिंगियो को बहुत पहले से जानता था। वो लैनी को सारी बात बताता है, कैसे उसकी मुलाकात जिंगियो से हुई थी, उन दोनों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता था, कितनी प्यारी दोस्ती थी, और कैसे जिंगियो ने विंग से अपने लव का कन्फेशन किया था। लेकिन विंग के दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, वो सिर्फ उसे दोस्त मानता था। वो सारी बातें लैनी को बता देता है। लैनी ये सारी बातें सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है। ये बात लैन किरण भी सुनते हैं, वो भी लैनी के साथ ही आए हुए होते हैं। वो भी बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। लैनी अब विंग को छोड़ देती है। वो बहुत सदमे में चली गई होती है और बोलती है, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया विंग। तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूर नहीं समझा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? मेरा बेटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जिंगियो को कुछ नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है विंग, मेरा बेटा जिंदा है। मुझसे मजाक मत करो। विंग भी रोने लग जाता है और बोलता है, नहीं मॉम, ये सच है। आज मैंने आपसे पूरा सच बता दिया। इसीलिए वांग जी मुझे शुरू से पसंद नहीं करते थे और ना ही वो इस रिश्ते को मानते थे। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए किया था और उन्होंने मुझसे अपना बदला ले लिया। अब वो चाहते हैं कि मैं उनकी जिंदगी से चला जाऊं। लैनी कुछ देर के लिए पूरी शांत पड़ जाती है। वो भी बहुत शॉक्ड हो गई होती है, फ्रीज हो जाती है वो अपनी जगह पे। विंग लैनी को ऐसी हालत में देखता है। वो लैनी के पास जाता है, वो उनके दोनों हाथ को पकड़ता है और बोलता है, सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। लैनी अब गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में विंग का हाथ झटकती है और बोलती है, बस विंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें प्यार करने में कौन सी कमी रखी? मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया। मैं अपने सगे बेटे से ज्यादा तुम्हें प्यार करती थी। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने तुम्हारे सामने कितनी बार जिंगियो का जिक्र किया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे सच बताना जरूरी नहीं समझा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? विंग, तुम भी अपनी माँ की तरह लिख लेना। तुम्हारी माँ ने भी मुझे धोखा दिया और तुमने भी। मैं सब कुछ भुला के तुम्हें अपनाई। मैंने सोचा कि तुम अपनी मॉम की तरह नहीं होगे, लेकिन मैं गलत निकली। तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। वो भी मुझे धोखा देकर छोड़ के चली गई और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सुन के विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है, मॉम, आप ये क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लैनी अब गुस्से में आंसू को वाइप करती है और बोलती है, हाँ, तुम वही चांग से और कांग से सरन के बेटे हो ना? विंग हैरानी से हाँ में सर हिलाता है। तो लैनी बोलती है, तुम्हारी माँ कांग से सरन और तुम्हारे डैड वही चांग से, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। तुम्हारी माँ को तो मैं अपनी बहन की तरह मानती थी। हम तीनों एक साथ थे कॉलेज में। हम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हारे डैड को पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी उन्हें, लेकिन तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम से प्यार हुआ। तुम्हारे डैड बहुत गरीब घर से थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पसंद करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैं ये बात उन्हें बोलने गई तो मेरा दिल वहीं टूट गया। मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को पसंद करते हैं। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, क्योंकि कांगसी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मेरी बहन थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं इस बात से खुश हो गई कि चलो मेरी दोस्त को इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा। लेकिन तुम्हारे मॉम के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, इसलिए तुम्हारी मॉम ने घर छोड़ने का फैसला किया। मैंने बहुत समझाया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने किसी की नहीं सुनी। उसने तुम्हारे डैड के खातिर सबका दिल तोड़ा, सबसे रिश्ते नाते तोड़ के वो यहाँ से चली गई। मैं उसके सामने रोती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि मत जाओ, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मेरी दोस्ती को भी छोड़ दिया और चली गई। मैं उससे बहुत नाराज थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था कि उसने प्यार के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया, लेकिन फिर गुजरते समय के साथ मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने सोचा कि उसने जो कुछ भी किया प्यार की खातिर किया, तो वो गलत नहीं है। मैंने उसे माफ कर दिया। फिर मेरी भी शादी हो गई। हम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद अचानक मुझे उसकी डेथ की खबर मिली। मैं बहुत टूट गई। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं उसे आखिरी बार भी देख नहीं पाई।
मैंने तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश की, फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड के किसी दोस्त ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। फिर कुछ सालों बाद मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। तुम्हें देखते ही मुझे कांगसे की याद आ गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम उसी के बेटे हो। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला, हाँ, तुम मेरी दोस्त के बेटे हो, तुम मेरी बहन के बेटे हो। इसलिए मैंने तुमसे अपने बेटे वांगजी का रिश्ता कराया, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे। मैंने तुम पे आंख बंद करके विश्वास किया। मुझे लगा कि तुमसे अच्छा जीवन साथी वांगजी को कोई मिल ही नहीं पाएगा। मैं अपनी दोस्त को आखिरी बार भले ना देख पाई, लेकिन तुम्हें मैं रोज देख के उसे याद कर सकती हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। बट विंग, तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। क्या तुम्हारे दिल ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे सच बता दो? वो मेरा बेटा था विंग, मैं उससे प्यार करती थी। मैं तुम्हें और वांगजी को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों ने मेरा दिल दुखाया है। विंग ये सब कुछ सुन के बहुत ही हैरान होता है। वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उसे तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। उसके दिमाग में एक बार आया भी था कि आखिर ऐसी क्या रीजन होगी जिसे लैनी उसकी शादी वांगजी से कराई, लेकिन कभी उसने इस सवाल को माइंड नहीं किया। लेकिन आज ये सच जान के वो बहुत ही हैरान होता है। वांगजी, जो कि लैनी की आवाज सुन के वो भी अपने रूम से बाहर आ गए होते हैं, वो भी ये सब कुछ सुन के बहुत हैरान होते हैं। वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आते हैं। वो अपने मॉम के पास आते हैं और बोलते हैं, मॉम। लैनी अब वांगजी की तरफ देखती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वांगजी लैनी का हाथ पकड़ते हैं कुछ बोलने के लिए। लैनी गुस्से में वांगजी का हाथ झटक देती है और बोलती है, बस वांगजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मेरा हक नहीं था ये जानने का? तुम क्या समझते हो कि वो सिर्फ तुम्हारा भाई था? क्या वो मेरा बेटा नहीं था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी? मैं उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए रोज इंतजार करती हूँ, रोज उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा आ जाएगा। और आज मुझे पता चल रहा है कि मेरा बेटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। आखिर तुमने ऐसे क्यों किया? क्यों? वो इतना बोल के वांगजी का कॉलर पकड़ लेती है। वो बहुत रो रही होती है। वांगजी ये देख के वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। वो लैनी का हाथ पकड़ लेता है। लैनी अब बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। वो अपना सर वांगजी के चेस्ट से लगा देती है और बोलती है, तुमने गलत किया वांगजी, बहुत गलत। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा जिंगू चाहिए, कहीं से भी लाके दो। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे मेरा बेटा जिंगू चाहिए। वो इतना बोल के खूब रोने लगती है। वांगजी के भी आंखों से आंसू गिरने लगता है। लैन किरण भी बहुत रोने लगते हैं। विंग तो हमारा पूरी तरीके से टूट गया होता है। वो तो कल नाइट से ही रो रहा है। उसके अंदर तो अब जान बची ही नहीं है। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगता है। उसे अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। लैनी अब वांगजी से अलग होती है और बोलती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो इतना बोल के रोते हुए वहां से जाने लगती है। लैन किरण लैनी का हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, लैनी। लैनी लैन किरण को देखती है। वो उन्हें हक कर लेती है और बोलती है, मुझे मेरा जिंगू चाहिए किरण, मुझे मेरा जिंगू चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा जिंगू ला के दो। वो इतना बोल के खूब रोती है। लैन किरण भी रोने लग जाते हैं। वो लैनी को शांत कराते हैं। लैनी बहुत टूट गई होती है। लैन किरण लैनी को खुद से अलग करते हैं और बोलते हैं, चलो यहाँ से। वो लैनी को संभालते हुए वहां से जाने लगता है। वांगजी विंग को देखते हैं। वो और भी गुस्से में आ जाते हैं। वो गुस्से में ही अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। विंग अब खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। उसका सर बहुत बुरी तरीके से घूमने लगता है। उसका विजन पूरा ब्लर हो जाता है। उसके अंदर अब जान ही नहीं होती है। अचानक ही वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। लैनी और लैन किरण ये आवाज सुनते हैं। फिर वो पलट के पीछे देखते हैं। वांगजी सामने ही होते हैं। वो देखे है कि विंग नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ से हिलते नहीं है। लैनी भी ये देखती है, लेकिन वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। लैन किरण अब आगे आते हैं। वो विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। विंग अब आंखें नहीं खोलता। वो अब बेहोश हो गया होता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। विंग को लेके हॉस्पिटल गए होता है। लैनी बहुत ही परेशान और बहुत ही गुस्से में होती है। वो बाहर होती है। उनके पास लैन किरण होते हैं। वांगजी भी एक साइड में होते हैं। विंग को डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं। वांगजी को यहाँ नहीं आना था, लेकिन फिर भी वो आए हुए हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर विंग को चेक करके बाहर आते हैं।
वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। डॉक्टर चारों तरफ देखने लगता है। लैन किरण की नजर जाती है तो लैन किरण ही उठ के डॉक्टर के पास आता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी अब आगे आ जाता है तो डॉक्टर बोलता है, पेशेंट के साथ आप हैं? लैन किरण हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है विंग को? वो ठीक तो है ना? उसे अचानक चक्कर क्यों आ गया? डॉक्टर स्माइल करता है और बोलता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो थकान की वजह से बेहोश हो गया है। वैसे अब आप लोगों को उसकी खास देखभाल करनी होगी। उसे अब बहुत देखभाल की जरूरत है। उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुन के लैन किरण कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, उसे हुआ क्या है? डॉक्टर स्माइल करता है और बोलता है, जैसे मैंने पहले कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबके लिए गुड न्यूज है, वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के लैन किरण पूरी तरीके से शॉक्ड और वांग जी भी शॉक्ड। लैन किरण हैरानी से डॉक्टर को देखते हैं और बोलते हैं, क्या? डॉक्टर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ, ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। ये बहुत ही स्पेशल केस है, एक तरीके का चमत्कार। वो प्रेग्नेंट है 1 मंथ से और अब आप लोगों को उसका खास ध्यान रखना होगा क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है। थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगा, फिर आप लोग उसे घर लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि उसकी खास देखभाल कीजिएगा। लैन किरण भी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, आर यू श्योर डॉक्टर, वो सच में प्रेग्नेंट है? डॉक्टर स्माइल करता है। वो लैन किरण के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, यस मिस्टर किरण, वो प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लैन किरण भी हाँ में सर हिला देते हैं। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए होते हैं। लैन किरण अब वांग जी की तरफ देखते हैं। लैनी भी वहाँ आ जाती है। लैन किरण लैनी को देखते और बोलते हैं, विंग प्रेग्नेंट है। लैनी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम चुप ही रहती है। उधर रूम में विंग को होश आ गया होता है। उसे भी ये बात पता चल गई होती है। वो इस बात को जान के बहुत ही हैरान है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। वो अपना हाथ अपने स्टमक पे ले जाता है और बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा? मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरे अंदर जिंदगी है, मैं क्या करूं? वो इतना बोलकर चुप हो जाता है। वो बहुत गहरी सोच में होता है। उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। लैनी अब वहाँ से जाने लगती है। लैन किरण देख के उनके पीछे जाते हैं। वो लैनी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, लैनी क्या तुम विंग से मिलोगी नहीं? तो लैनी बोलती है, क्यों मिलूं मैं उससे? उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे सच छुपाया, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। लैन किरण अब लैनी का हाथ पकड़ के उस पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि इसमें उस बच्चे की गलती क्या है? उसने कुछ नहीं किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम ये बात अच्छे से जानती हो। तुम जिंगू को भी अच्छे से जानती हो, वांग जी को भी, और अब विंग को भी। मुझे पता है, ये जान के मुझे भी बहुत दुख हुआ है। जिंगू मेरा भी बेटा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसके गुनहगार विंग को माने। इन सब में विंग की कोई गलती नहीं है। वो बच्चे की जिंदगी कैसी है ये तुमसे छुपा नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें उसकी कोई गलती है। बच्चा खुद भी सफर कर रहा है, उसे किसी की साथ की जरूरत है लैनी, और अभी के लिए उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके साथ कोई भी नहीं है। जरा सोच के देखो, पूरी तरीके से अकेला है, कहाँ जाएगा वो? लैनी लैन किरण से हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं अभी कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। लैन किरण इससे बहुत ही हैरान होते हैं। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन उनका मानना ये है कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। वो इन सब के लिए विंग को जिम्मेदार नहीं मानते। वो पलट के वांग जी की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी सदमे में होते हैं। वो ये देख के गुस्से में आ जाते हैं। वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो वांग जी के सामने जाते हैं, रुकते हैं। वांग जी अपने डैड को देखते हैं। लैन किरण अब उन्हें पास करके अंदर चले जाते हैं विंग के पास। विंग अपने बेड पे बैठा होता है। उसका हाथ अभी भी अपने स्टमक पे होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लैन किरण अब विंग के पास जाते हैं। वो अपना हाथ विंग के सर पे रखते हैं। विंग लैन किरण की तरफ देखता है। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कैसे हो विंग? विंग कुछ नहीं बोलता, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लैन किरण विंग के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, नहीं, तुम रो नहीं सकते विंग, अभी तुम्हें खुद का और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा?
तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को जिम्मेदार मत मानो, ये सब इत्तेफाक था। मैं चिंकू को अच्छे से जानता हूँ और मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मानता। जो होना था वो हो गया, भूल जाओ उस चीजों को। अभी तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं ले सकते और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारा डैड अब भी तुम्हारे साथ है, कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। लैनकिरन स्माइल करते और बोलते हैं, चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम अब से अपने डैड के पास रहोगे। वो इतना बोल के अपना हाथ विंग के फेस पे ले जाते हैं। विंग अपना हाथ लैनकिरन के हाथ पे रखता है और बोलता है, थैंक यू डैड, बट सॉरी, मैं नहीं जाना चाहता। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद का ख्याल रखूंगा। आपने इतना कहा मेरे लिए बहुत है। तो लैनकिरन बोलता है, नहीं विंग, तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। विंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं डैड, मुझे नहीं जाना, अब मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। वांग जी ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, अब मैं किस हक से वहाँ रहूंगा। लैनकिरन को सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, उसने तुम्हें डिवोर्स दिया, इससे हम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है विंग। उसे जो करना है करने दो, लेकिन मैंने तुम्हें बेटा कहा है, तुम मेरे बेटे हो तो तुम अपने डैड के घर जा सकते हो और मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। तुम चुपचाप मेरे साथ चल रहे हो और मैं कुछ भी नहीं जानता। विंग ये सुन के अपनी नजरें नीचे झुकाता है। लैनकिरन अब वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी अभी भी वहीं चुपचाप खड़े होते हैं। वो उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी, आज तक मैंने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया। तुम्हारे दिल में जो आया तुमने वो किया, मैं चुप रहा। मैंने सोचा कि तुम मैच्योर हो, तुम अपने लाइफ के फैसले खुद कर सकते हो और मुझे तुम पे भरोसा भी था कि तुम जो भी करोगे वो अच्छा करोगे, क्योंकि तुमने कभी भी मेरा सर नीचे नहीं झुकाया है। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे तारीफें ही मिली है, लेकिन आज तुमने मेरा सर झुका दिया वांग जी। मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या तुम इतने नासमझ हो? ये सब कुछ जो भी हुआ है इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या तुम अपने भाई को नहीं जानते थे? उस बच्चे की जिंदगी कितने मुश्किल दौर से गुजरी है, ये बात तुमसे नहीं छुपी है। उसके बावजूद अगर तुम्हें उससे बदला ही लेना था तो तुम कोई और तरीका भी अपना सकते थे। इस तरीके से तो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन से बदला नहीं लेता, जैसे तुमने उस निर्दोष से बदला लिया है। आज तुम्हें खुद का बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुमने मेरा सर झुका दिया वांग जी, मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वांग जी सुन के बहुत हैरान होते हैं। ये बात सच है, आज तक लैनकिरन ने वांग जी से कभी कोई सवाल नहीं किया। वांग जी को जो अच्छा लगा उन्होंने किया और लैनकिरन ने हमेशा उनका साथ ही दिया है। लैनी कई बार वांग जी पे गुस्सा हो जाती थी, चिढ़ जाती थी, लेकिन लैनकिरन जैसे तैसे बातों को संभाल लेते थे। वो हंस के हर बात को टालते थे। उन्हें लगता था कि वांग जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इसीलिए उन्होंने हमेशा वांग जी का साथ दिया है। भले वो कभी खुल के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने साइड रह के भी हमेशा वांग जी का फेवर ही लिया है। लेकिन आज लैनकिरन वांग जी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। उन्हें बहुत दुख हुआ है वांग जी ने जो कुछ भी विंग के साथ किया है, क्योंकि लैनकिरन की नजरों में विंग की कोई गलती नहीं है। वो विंग को बिल्कुल गुनहगार नहीं मानते। वांग जी अपने डैड को देखते हैं। वांग जी भी अभी थोड़े इमोशनल होते हैं। लैनकिरन अब वांग जी का शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो वांग जी, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें अब भी नहीं रोकूंगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, वो लड़का जो अंदर बैठा है उसके अंदर अब लैन परिवार का खून है। तुम जानते हो, वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला है। तुम बाप बनने वाले हो, समझते हो इस बात को? वांग जी जब ये सुनते हैं उनके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये देख के लैनकिरन भी हैरान हो जाता है। वांग जी वो अपने डैड को अचानक ही हक कर लेते हैं। वो उन्हें हक करके स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डैड, मैं डैड बनने वाला हूँ। विंग मेरे बच्चे को जन्म देने वाला है, मैं बाप बनने वाला हूँ डैड। वो इतना बोल के अलग होते हैं। लैनकिरन बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वांग जी बहुत खुश होते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डैड, आपने सुना, विंग प्रेग्नेंट है, वो मेरे बच्चे के साथ। डैड, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं आज बहुत खुश हूँ डैड। मेरा भाई वापस आ गया।
मेरा जिंकू वापस आ गया। डैड, आपका बेटा वापस आ गया। लैन किरण ये सुन के बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वो अब कंफ्यूजन से ही वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अब लैन किरण का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, डैड आप फिक्र मत कीजिए, विंग को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक उसके पास मेरा बच्चा है उसे कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे एक छोटी सी खरोच भी नहीं आने दूंगा। आपको मुझ पे यकीन है ना? मैं आपसे वादा करता हूँ विंग को कुछ नहीं होगा। मैं उसकी देखभाल करूंगा, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे पता है आप मुझसे नाराज है, लेकिन आप नाराज मत होइए। मैंने ये बात जानबूझ के नहीं बताई कि आपको दुख होगा। मैं कैसे बता सकता था कि मेरा भाई नहीं है? मैं बस विंग से बदला लेना चाहता था। मैंने अपना बदला ले लिया। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मुझे उससे कोई रिश्ता रखना है। लेकिन मेरा मेरे बच्चे के साथ रिश्ता है, उससे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। डैड आप बस देखते जाइए। आपको मुझ पे यकीन है ना? मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लैन किरण ये सब सुन के बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने अभी विंग को डिवोर्स दिया है और अब तुम बोल रहे हो कि तुम उसका ख्याल रखोगे? किस हक से? तुम्हें लगता है कि अब वो तुम्हारे साथ रहेगा? वांग जी सुन के सीरियस हो जाते हैं। वो अब सीरियसली अपने डैड को देखते हैं। लैन किरण वांग जी से अपना हाथ छुड़ाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन वांग जी, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस बच्चे की जिंदगी से दूर चले जाओ। उसके सामने मत आना। अब उसे भगवान की खातिर बख्श दो। अब उसे और टॉर्चर मत करो, क्योंकि अब उसके अंदर एक और जान है। अब उसे आराम की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा कोई इंसान उसके सामने रहे। तुम्हारा आसपास भी होना उसके लिए बहुत डेंजरस है। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम विंग से दूर रहो। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बहुत ही हैरान रह जाते हैं। वो अपने डैड को जाता हुआ देखते हैं और बोलते हैं, मैं दूर रहूं? मैं क्यों दूर रहूं? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो इतना बोल के चुप होते हैं। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। विंग फार्म हाउस पहुंच गया होता है। वो अपने रूम में होता है। वो अपने सारे कपड़े पैक कर रहा होता है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है। फिर वो उस डिवोर्स पेपर को देखता है। वो उसे हाथ में लेता है। उसे देख के वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो डोर से पेन निकालता है और उस पेपर पे सिग्नेचर कर देता है। उस पेपर को वो वहीं रख देता है और अपना सामान लेके उस रूम से बाहर निकलता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है सामने फेंग मियान और चैंग होते हैं। वो उन दोनों को देख के बहुत ही हैरान होता है। चैंग दौड़ के विंग के पास आता है। वो आके विंग को हक कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो विंग को बहुत टाइटली हक करता है और बोलता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विंग? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। विंग ये सुन के इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। फेंग मियान भी अब विंग के पास आते हैं। वो विंग के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, विंग क्या तुमने हमें पराया समझ लिया है? क्या तुम अब हमें अपना नहीं मानते? विंग ये सुन के चैंग से अलग होता है। फिर वो फेंग मियान को देखता है। वो फेंग मियान को हक कर लेता है और वो फिर से रोने लग जाता है। फेंग मियान की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विंग को शांत कराते हैं और बोलते हैं, विंग रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा डैड अभी भी जिंदा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विंग ये सुन के अलग होता है। वो अपने डैड को देखता है। फिर वो अपने आंसू को साफ करता है और बोलता है, नहीं डैड, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ये सुन के फेंग मियान हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग फेंग मियान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ डैड, अब मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकता। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहता जहाँ पे मेरी जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डैड मैं आपके साथ नहीं जा सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, अपने दम पे जीना चाहता हूँ। मेरा बचपन से एक ही सपना था डैड, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ हासिल करूँ, कुछ मुकाम कमाऊं, और अब उसकी शुरुआत होगी। मैं कब तक दूसरों पर बोझ बनूंगा? मैं अब बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि अब मेरे पास जीने की एक वजह है डैड। अब मुझे उसके लिए बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत मेहनत करनी है। अब मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज डैड आज मुझे मत रोकिएगा, अब मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए।
प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे रास्ते में मत आइए। चैंग बहुत हैरान होता है और बोलता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ जाओगे? प्लीज ऐसा मत बोलो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। विंग चैंग को देखता और बोलता है, नहीं चैंग प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं आ सकता। प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगा। इतना तो भरोसा है ना आपको? आपका बेटा इतना भी ना समझ नहीं, दुनियादारी की समझ है डैड मुझे, और इतना काबिल तो आपने मुझे बना ही दिया है कि मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वादा करता हूँ मैं सबसे पहले आपको ही याद करूंगा, आपको ही बुलाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, प्लीज। ये सुन के फेंगमियान अब चुप पड़ जाते हैं। वो क्या बोले उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो विंग को जाने भी नहीं दे सकते, लेकिन वो विंग के रास्ते में भी नहीं आना चाहते। वो खुद भी ऐसा चाहते हैं कि विंग अपनी लाइफ खुद डिसाइड करे, वो अपनी मर्जी से जिए, लेकिन ऐसे इस हालत में नहीं। अभी विंग को किसी की सख्त जरूरत है, कोई ऐसा जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन विंग इस बात के लिए अग्री नहीं है। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, विंग बेटे। तो विंग बोलता है, सॉरी डैड, बट प्लीज इस बार नहीं, इस बार मुझे मेरे मन का करने दीजिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वो इतना बोल के अपने हाथ जोड़ लेता है। फेंगमियान के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग विंग को देखता और बोलता है, विंग। तो विंग बोलता है, प्लीज चैंग, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अब भी तुम मेरी फैमिली हो। मेरी लाइफ में तुम और डैड के अलावा कोई और अपना है भी तो नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं कांटेक्ट में रहूंगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे अपने साथ चलने को मत बोलो, मुझसे ये नहीं होगा। चैंग भी ये सुन के अब अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। विंग ये देख के स्माइल करता है। वो अपने आंसू को साफ करता है और बोलता है, थैंक यू डैड, थैंक यू चैंग। वो इतना बोल के अपना बैग फिर से हाथ में लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख के फेंगमियान और चैंग भी उसके साथ जाने लगते हैं। विंग जैसे ही डोर पे पहुँचता है, जब तक उसे आवाज सुनाई देती है वांग जी की, जो बोलते हैं, रुको। वांग जी की आवाज सुन के विंग रुक जाता है। वो पलट के वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, जैसा आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके घर से चला जाऊं, मैं आपके घर से जा रहा हूं। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ये सुन के विंग हैरान होता है और बोलता है, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? कल नाइट में ही तो आपने मुझसे कहा था कि अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, आप मुझे नहीं जानते और मैं ये आपका घर छोड़ के चला जाऊं, तो अब मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हें बोला था और मैं तुम्हें अब भी बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है, लेकिन तुम अपने साथ मेरा बहुत कीमती सामान लेके जा रहे हो जो मुझे मंजूर नहीं है। तुम मेरी अमानत मुझे दे के जाओगे, जब तक तुम मुझे मेरी अमानत दे नहीं देते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुन के विंग हैरान होता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है, तुम मेरे बच्चे को लेके नहीं जा सकते। वो लैन परिवार का वारिस है, उसकी असली जगह यहाँ है। जब तक वो इस दुनिया में आ नहीं जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। एक बार जब वो इस दुनिया में आ जाएगा फिर तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। विंग सुन के बहुत शॉक्ड होता है और बोलता है, किसने कहा कि ये लैन परिवार का वारिस है? आप कुछ बोल रहे हैं मिस्टर लैन वांग जी? अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आपका मुझ पे कोई हक नहीं है, तो उस हिसाब से इस बच्चे पे भी आपका कोई हक नहीं है। हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है। अब आपके और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं, हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, तो उस हिसाब से इस बच्चे पे भी अब आपका कोई हक नहीं है। ये बच्चा सिर्फ मेरा है, आप इसे अपना नहीं कह सकते और मैं इसे आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मेरा बच्चा है। वांग जी सुन के बहुत शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? विंग के आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वो गुस्से में ही अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ये बच्चा सिर्फ मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, इस पे आपका कोई हक नहीं है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहिए। मैं आपको नहीं जानता,
मिस्टर लान वांग जी, अब आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ये सुन के वांग जी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो शॉकली विंग को देखने लगते हैं। विंग अब कुछ नहीं बोलता। वो फिर से अपना सामान उठाता है और बिना वांग जी को देखे वहाँ से चला जाता है। वांग जी ये देख के बहुत हैरान, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और शॉकली विंग को जाता हुआ देखते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। क्या वांग जी के अंदर अब कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं, या फिर स्टिल वो ऐसे ही रहने वाला है। और हमारा विंग अब आगे क्या करेगा। क्या वो वांग जी को माफ करके फिर से उनके साथ रहेगा या फिर वो उनसे अलग हो जाएगा। आपका जो भी राय हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगी। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे जिन्हें नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।